दिल तो ये चाहे हर पल तुझे मैं बस यूं ही देखा करेंगे, मुझे में समा जा आ पास आ जा। तो आइए दोस्तों, अभी 10th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग 1.5 माह है, ठीक है, एग्ज़ाम होने में। तो हम लोग इस क्लास में उसी क्वेश्चन को डील करेंगे जिस पैटर्न पे जैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। हम लोग उसी क्वेश्चन को डील करेंगे जिसके आधार पे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है। यानी कि इस क्लास में हम लोग डील करेंगे, सॉल्व करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें डील करने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ इंटरनेट गाइड का क्वेश्चन जो 2 मार्क्स वाला है, ठीक है। यह ऐसे क्वेश्चन को 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग इस क्लास में उसी क्वेश्चन को देखेंगे, 2 मार्क्स वाला पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। और यह जो मैं गाइड लिया हूँ यह इंटरनेट गाइड है, ठीक है, जिससे एग्ज़ाम बोर्ड में 10th क्लास के एग्ज़ाम बोर्ड में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए हम लोग उसी क्वेश्चन को डील करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का हल कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी VVI क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जितना भी संख्या रूट में रहता है या रूट के साथ जो संख्या रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यहीं से एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर मैं करा देता हूँ। जो भी संख्या रूट के अंदर रहेगा वह अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। कब अपरिमेय संख्या होगा, इसका भी एक शर्त होता है, जब इसका स्क्वायर रूट नहीं हो, यानी कि 3 का वर्गमूल कोई नहीं हो। यदि 3 का वर्गमूल होता है, यदि 3 का वर्गमूल हो जाएगा तो यह परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए 3 का तो वर्गमूल होगा नहीं, यदि 9 रहे तो यह भी रूट में है, लेकिन इसको हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होता है 3 होता है, ठीक है। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे √3 का वर्गमूल नहीं होता है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। और अपरिमेय के साथ में यदि कोई परिमेय होता है, या रूट के बाहर है तो इसको बोलेंगे परिमेय, और यह रूट के अंदर है तो इसको बोलेंगे अपरिमेय। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यदि अलग अलग देखिए तो यह होगा परिमेय और यह होगा अपरिमेय। लेकिन जब दोनों को प्लस कीजिएगा, मतलब दोनों को एक साथ मिला दीजिएगा, तो दोनों मिलकर हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जब परिमेय और अपरिमेय एक साथ रहता है तो वह फाइनली अपरिमेय ही कहलाता है, ठीक है। तो यह हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन है 2√3 यह कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग जानते हैं, फिर भी इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। चलिए सिद्ध करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, देखिए दिया है अपरिमेय, लेकिन इसके उल्टा हम लोग मानेंगे, इसको मान लेंगे परिमेय, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लिए, देखिए यह तो दिया है अपरिमेय, लेकिन इसका उल्टा जबरदस्ती मान लेंगे कि यह कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का एक रूल होता है, एक उसका फॉर्म होता है। जो भी परिमेय संख्या होता है ना,
वह पी बाटा क्यू के फॉर्म में होता है, यानी बाटा के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यह है ना 2√3 पी बाटा क्यू के फॉर्म में इसको मान लिए, तो अब लिखेंगे जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है, ठीक है। देखिए पूर्णांक हो गया। चलिए इसको अब हम लोग आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ से इसको छोड़ेंगे, इसको साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए 2√3 है बराबर पी बाटा क्यू है, तो इधर √3 को छांट लेंगे, तो ये गुना में है, यहाँ पे गुना का साइन है, गुना में है, तो जब इधर आएगा ना तो यह भागा में हो जाएगा। ठीक है, यह भागा में हो जाएगा। अब देखते हैं 3/√3 बराबर पी को हम लोग क्या माने हैं, पूर्णांक। देखिए पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक है, तो पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है। इसमें जहाँ पी आएगा वहाँ पे पूर्णांक लिख देंगे, क्यू आएगा वहाँ भी पूर्णांक लिखेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे पी है, तो पी पूर्णांक हो गया। उसके बाद में 2 है तो 2, ये भी क्यू भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो अब देखिए एक और आप लोग रूल याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, पूर्णांक बटा पूर्णांक। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पूर्णांक बटा पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब देखिए पूर्णांक के साथ कोई संख्या भी रह सकता है। ठीक है, तो पूर्णांक में जब किसी संख्या से गुना करते हैं तभी भी पूर्णांक ही आता है। ठीक है, तो देखिए तो पूर्णांक ऊपर है, पूर्णांक नीचे है, ये पूर्णांक के साथ में 2 है तो इससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर और नीचे पूर्णांक है ना, तो जब ऊपर और नीचे पूर्णांक होगा बाबू तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यह तो आ गया परिमेय, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम लोग माने हैं परिमेय, लेकिन आ गया है क्या, अपरिमेय। तो जबरदस्ती माने थे परिमेय, लेकिन आ गया फाइनली आंसर क्या आया है, अपरिमेय आया है। अतः हमारी मान्यता गलत है, तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए कितना है जी, 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये इसी को प्रूव करना था, इसको हम लोग प्रूव कर दिए। बस इसमें कुछ बातों को याद रखना है, पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, उसी पे आप लोग बना दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हो गया। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मैं इसको अब क्लीन करता हूँ बोर्ड को। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, देखिए मैं इंटरनेट का क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है संख्या 12 144, उसके बाद में और 220 का लघुत्तम समापवर्त्य अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। कौन विधि से ज्ञात करना है बाबू, तो अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका क्या निकालना है, तो लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम निकालना है इसका। ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड उसी क्वेश्चन पेपर पे आप लोग कीजिएगा, इस टाइप का गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड मैं निकालता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 2 से लगाएंगे 6 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 आएगा। चूँकि 12 का अभाज्य गुणनखंड आ गया है 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, उसके बाद में 144 का निकालेंगे। 144 का 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 7 2 72, फिर 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर 3 से 3 तिया 9। तो देखिए तो 144 का कितना आ गया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 240 है। तो इधर निकालते हैं, हो सकता है कि इधर नहीं दिखे आप लोगों को। 240 का मैं इधर निकाल देता हूं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पेपर पर इधर निकालिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैथ बनाने का एक रूल होता है, नियम होता है। इधर चमक रहा है इसलिए मैं इधर नहीं बना रहा हूँ, हो सके कि आप लोगों को नहीं दिखे इसलिए मैं नीचे बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग इधर बनाइएगा। ठीक है, इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड इधर लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में एलसीएम निकालने में आप लोगों को सहूलियत होगा। ठीक है ना, 2 से लगेगा तो 12 दूना 24 120, फिर 2 से लगेगा 60 दूना 120, फिर 2 से लगेगा 30, फिर 2 से लगेगा 15, अब लगेगा 3 से 3 पंचे 15। तो देखिए तो 240 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया है कितना 1 2 3 4, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद में 3 गुना 5। देखिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे एलसीएम। ठीक है ना, तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका किसका निकालना है उसको यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए क्योंकि अभी मैं बताया हूँ कि मैथ बनाने का एक नियम होता है। ठीक है ना, चूँकि इसलिए यदि छूटता है तो नंबर भी करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे है एलसीएम 12, उसके बाद में 144 है तो 144 और कितना है 240, तो 240 हो गया। ठीक है ना, तो देखिए जी खूब गौर से देखिएगा, क्योंकि यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी इसको बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंड को। तो ये तो निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पे आकर फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं तो देखिए इसका नियम होता है। नियम क्या होता है इसको देख लीजिए। इसमें देखेंगे कि कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगा उसी को लिखेंगे। जैसे देखिए 2 यहाँ पे आया है 2 बार, ठीक है ना, 2 आया है यहाँ पे 4 बार, 2 आया है यहाँ पे 4 बार। तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा ना उसी को लिखेंगे। तो देखिए ना यहाँ पे 2 ही बार आया है, यहाँ पे 2 4 बार आया है, इससे ज़्यादा आ गया। यहाँ पे 2 4 ही बार आया है, ठीक है ना। तो 4 4 ये तो कम है, इसको डिलीट मार दीजिए, खत्म हो गया। लेकिन यह ज़्यादा है, 4 बार है, यह 4 बार है, दोनों बराबर है, तो दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए। अर्थात कहने का मतलब है, एक और मैं ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग ट्रिक समझिए तो चाहे इसको रूल समझिए तो, जो सबसे ज़्यादा बार रहेगा ना, कहने का मतलब है कि जो देख लीजिएगा जो सबसे धनिक होगा उसी को लिखना है। जैसे 2 रुपया के सिक्का में, कहने का मतलब है 2 टकिया में यह कम है, यह 2 टकिया में ज़्यादा है, यह भी 2 टकिया में ज़्यादा है, लेकिन यह दोनों आपस में बराबर है, तो किसी एक को लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी 4 गो है, इसमें भी 4 गो है, तो 4 किसी एक को लिख देते हैं।
तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिए। उसके बाद में देखिए इसके पास अब समझिए 3 रुपया का एक सिक्का, हालांकि 3 रुपया का सिक्का होता नहीं है, लेकिन हम लोग समझने के लिए एक ट्रिक समझे तो, चाहे रूल समझे तो समझ लीजिए कि यहाँ पे 3 रुपया का एक सिक्का है, यहाँ पे 3 रुपया का यहाँ पे एक सिक्का है, यहाँ पे 3 रुपया का 2 सिक्का है, यहाँ पे 3 रुपया का एक सिक्का है। तो इसके पास ज़्यादा है कि इसके पास ज़्यादा है कि इसके पास ज़्यादा है? तो आप लोग बोलिएगा कि इसके पास ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास डबल सिक्का है 3 रुपया का। तो इसी को हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इनका तो काम खत्म हो गया, इनका भी काम खत्म हो गया, बच गया देखिए इनका भी काम, यहाँ तक काम खत्म हो गया, बच गया 5 टकिया। तो 5 रुपया का ये जो सिक्का ये लेकर बैठा है, ये तो अपने आप में ज़्यादा है ना। तो जो अपने आप में ज़्यादा होता है उसको भी लिखते हैं, ठीक है बच्चों, लिख दिए। चलिए अब गुना कर दिए, ऐसे निकाला जाता है एलसीएम को, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कुछ मैथ का रूल होता है, उसको समझना पड़ता है। जो भी एलसीएम में धनी दिखेगा, मतलब ज़्यादा बार दिखेगा, उसी को लिखेंगे, ठीक है ना। जो अकेले होगा उसको भी लिख देंगे। जैसे 5 अकेले है तो लिख दिए, 3 ज़्यादा बार है, इसके पास 1 बार है, इसके पास 2 बार है, इसके पास 1 बार है, तो यही ना ज़्यादा बार है, तो इसको लिख देंगे। 2, अब देखिए 2 के बारे में देखिए, तो 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पे 4 बार है, ठीक है ना। तो 4 बार है, इस दोनों में से किसी एक को लिख देंगे, लिख दिए। अब इसमें चलते हैं गुना करने, ठीक है ना। तो ये 5 दूना 10 हो गया, 10 को छाँटते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 8 9 72, अब 72 पर एक 10 छाँटे थे, मतलब इतना 0, इतना आंसर हो गया, ठीक है ना। इसको बाबू आप लोग बगल में लिखिएगा, तभी जाकर नंबर अच्छा से मिलेगा, नहीं तो हो सकता है कि कहीं कट जाए। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 720। इसका आंसर कितना आएगा? 8 9 72 होगा ना, तो 7200 नहीं होगा, 720 होगा। गलती से 7200 लिखा गया है, इसका आंसर कितना होगा? 720 होगा। चलिए इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके। चलिए उसको हम लोग बनाते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कितना है? तो 135 है, कितना है जी? 135 है और 225 है, 225 है, दोनों अलग अलग है। इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए यह 2 तरह से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। यह 2 तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। एक तो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है, तो यदि ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा तो ऐसे निकालिएगा आप लोग, 135 से 225 में भागा कर दीजिएगा, जितना आएगा वही आंसर लिख दीजिएगा। लेकिन यूक्लिड विभाजन का जब जिक्र किया है और 2 नंबर में पूछ रहा है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जो बड़ा वाला संख्या है ना, बड़ा वाला संख्या को आप लोग चूंकि लिख के 225 जो बड़ा है इसको बराबर के बायां साइड में लिख दीजिए, और जो छोटा है इसको बराबर के दाहिना साइड में लिख दीजिए। इतना तो आप लोगों से हो जाएगा ना। इसका एक फार्मूला भी होता है, A बराबर BQ प्लस R, उसका यहाँ पे अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बड़ा संख्या को कहाँ लिखना है? बराबर के बायां साइड में, और छोटा संख्या को लिखना है बराबर के दाहिना साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे रफ करते हैं, ठीक है। रफ क्या करेंगे, 135 से 225 में भागा करेंगे, तो एक बार में लगेगा 135, चलिए घटाइए, कितना होगा? 90 होगा, ठीक है ना, 0 90 होगा, ठीक है ना।
तो देखिए तो कितना बार में लगा है, तो एक बार में लगा है, मतलब एक से गुना यहाँ पे कर दीजिए। शेषफल कितना आया है, तो 90 आया है, 90 को जोड़ दीजिए। देखिए एक बार और समझ लीजिए, जो भागफल आएगा भागफल उसी को यहाँ पे लिखेंगे, जो शेषफल आएगा उसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें आप लोग देखिए खूब बढ़िया से देखिए, शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या पे ध्यान देना है हम लोगों को। ठीक है ना, तो देखिए तो यह ज़्यादा है यह कम है, हमेशा यह ज़्यादा आएगा यह कम आएगा, तो जो ज़्यादा आएगा ना उसको यहाँ पे निकाल देना है, निकाल दिए। आई जो कम है इसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है ना, इतना तो बात हो गया। चलिए एक लाइन और इसमें करते हैं। 135 में अब 90 से भागा करते हैं तो 90 एकम 90 45 होगा। तो देखिए तो अभी हम बताएं कि भागफल को जस्ट बगल में लिखना है गुना के साथ में, और 45 आया है 45 को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर अभी हम बताए हैं कि जो बड़ा है मतलब शुरू में है इसको बाहर निकाल देना है, और जो लास्ट में है बराबर के जस्ट बाजू में बगल में लिख देना है। ठीक है, कब तक इसको बनाएंगे, जब तक कि 0 नहीं आ जाए। ठीक है ना, चलिए फिर 45 से भाग करेंगे किस में, इसमें। आप लोगों को मौसम तो आता होगा ना भाग विधि से, वही तो काम मैं कर रहा हूँ। तो 45 दूना 90 होता है, कट गया यानी कि 0 आ गए। तो देखिए तो भागफल को अभी मैं बोला हूँ कि भागफल को हमेशा गुना में लिखना है, और शेषफल को यहाँ पे लिखना है। तो लिख दिए, देखिए यहाँ पे 0 आ गया। तो जब 0 आ जाएगा ना, बस इस स्टेप को, इस कैलकुलेशन को रोक देंगे। ठीक है, और जो जस्ट बराबर के राइट साइड में होगा वही आंसर होगा। तो HCF कितना हो गया, 135 और 225 का कितना हो गया, 45। जब यहाँ पे 0 आएगा ना तो 0 के इधर वाला संख्या क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है ना, बस इसी को यहाँ पे लाकर सेट कर दिए हैं। हालांकि इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, तो वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग इतना ही से काम चला लेंगे और नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 को बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द्विघात बहुपद, लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया है द्विघात बहुपद 6y² -3 -7y के शून्यकों को ज्ञात करें। इसके शून्यक को निकालना है, मतलब इसका कितना आंसर होगा। शून्यक का मतलब होता है बाबू आंसर। ठीक है ना, शून्यक का मतलब क्या होता है, आंसर होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, क्योंकि घात जितना होता है, ठीक है ना, उसी के अनुसार, घात के अनुसार ही बहुपद का नामकरण होता है। तो यहाँ पे घात कितना है, 2 है, तो इस बहुपद का नाम होगा द्विघात बहुपद। ठीक है, इसका शून्यक निकालना है। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद को बराबर के साइन से जोड़ना पड़ेगा। जब तक बराबर के साइन से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक शून्यक नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने के पहले इसको लिखते हैं संगत समीकरण। क्या लिखेंगे बच्चों, संगत समीकरण लिखेंगे। तो जब जैसे संगत समीकरण लिखेंगे ना, बस यह जो बहुपद है इसमें बराबर नहीं है, यह बराबर के साइन से जुड़ जाएगा। एक और बात देखिए, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, ऐसे 4-5 ऑप्शन दे दे, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन बहुपद है। तो जो ऐसा व्यंजक बराबर के साइन से जुड़ा रहेगा वह बहुपद नहीं होगा, जिसमें बराबर का साइन नहीं रहेगा वही बहुपद होगा। लेकिन इसको बनाने के लिए हम लोग इस बहुपद को बराबर के साइन से जोड़ेंगे। कब, जब शून्यक निकालना होगा तब। ठीक है,
तो चलिए बनाते हैं। एक और बात देख लीजिए, ये बीच वाला लास्ट में हो गया है, लास्ट वाला बीच में हो गया, इसको पहले सीधा कर लेते हैं। सीधा हो गया। तो देखिए इसका नियम क्या होता है, इसका तो बहुत इजी नियम होता है, लेकिन ट्रिकली नियम होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे। 6 में क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो 6 तीर का 18 होगा, ठीक है ना। सभी लोग ऐसा ही बताते हैं, 6 तीर का 18 होगा। एक और बात आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जब माइनस रहेगा ना, तो बीच वाला माइनस करके यानी घटा कर लाएंगे, यहाँ पे इसको लाना होता है, तभी जाकर बनेगा। किसके आधार पर, यह हम लोगों का बेस हो गया, इसी से इसको बना देना है, ठीक है ना। तो यह माइनस है ना, माइनस यानी कि घटा कर लाना है। अब किसमें से किसको घटाएंगे, यह आधार कैसे हो गया, इसको देखते हैं। तो देखिए यह जो 9 है ना, सॉरी ये जो 18 है, 18 इसको देखेंगे कि कौन कौन पहाड़ा में है। तो देखिए ना, यह 9 दूना 18 है, 6 तीर का 18 है, इतना ही पे बना देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं, अभी हम बताए हैं कि घटा कर निकालना है, ठीक है। क्यों, यहाँ पे माइनस है, जब माइनस रहेगा ना तो घटा कर ही लाएंगे। तो देखिए ना, 9 में से 2 घटेगा तो 7 नहीं आ जाएगा क्या। अब देखिए 7 तो आ जाएगा, तो 6y² है तो y² लिख दिए। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 तो आएगा, लेकिन 7 का माइनस क्या, 7 का साइन क्या है, तो माइनस है। तो हमेशा बड़ा वाला साइन, बड़ा वाला संख्या माइनस में होगा, छोटा वाला संख्या प्लस में होगा, ठीक है। तो यह माइनस में हो जाएगा, यह प्लस में हो जाएगा, -9y या +2y, ठीक है बच्चों। देखिए 2 में से 9 घटेगा 7 आ जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा। 18 कहाँ से आया है, तो बहुपद का नियम होता है कि इसमें मतलब गुणनखंड करने का नियम होता है कि इसमें गुना करना होता है। जब तक गुणनखंड नहीं कीजिएगा तब तक शून्यक नहीं आएगा। अभी जो लास्ट में 3 है ना, इस 3 को लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, लिख दिए। बस बीच में ही सेटिंग करना होता है, दूसरा कुछ काम नहीं होता है। चलिए देखिए, इसमें 6 और 9 में कॉमन क्या है, तो 3 कॉमन है। 3 दूना 6, 3 3 9, y² और y में y कॉमन है, लिख दिए। तो 3 दूना 6 और y, देखिए यहाँ पे डबल y है, पावर से ही सिंगल डबल बोलेंगे, ठीक है ना। तो पावर 2 रहेगा, अर्थात यहाँ पे 2y है, 2y में से 1y निकल गया तो 1y बच गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 3 3 9 हो गया। देखिए ना, इसके पास 1y है, 1y यहाँ पे बाहर निकल गया, बस खत्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस सीधा है, मतलब 2 भाग में बांट देते हैं इसको। 3 भाग में था, ठीक है ना, तो हमेशा गुणनखंड बनाने के लिए 3 भाग से 4 भाग बनाना पड़ता है, तभी जाकर बनता है। तो यहाँ पे 3 भाग था, 1 2 3, ठीक है। 3 टर्म्स था, 3 गो टर्म्स था, ठीक है, 3 पद था, इसको 4 पद में बांट दिए। अब 4 पद में जैसे बांटेंगे उसमें जोड़ा लगाएंगे। अब जोड़ा में से ही कॉमन करेंगे, तो इस जोड़ा में से जो कॉमन होने वाला था हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, दोनों सेम है। प्लस माइनस सेम है, तो जब साइन सेम रहता है तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, और जब साइन उल्टा पलटी रहता है तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं। क्यों, क्योंकि साइन को सीधा करना पड़ता है। अब देखिए, इसमें तो 3 कॉमन होने वाला था तो 3 कॉमन कर दिए, लेकिन इसमें बताइए ना, 2 के पहाड़ा में 3 है, नहीं है। 3 के पहाड़ा में 2 है, नहीं है। कोई ऐसा संख्या है जिसके पहाड़ा में दोनों हो, तो नहीं है। लेकिन एक ऐसा संख्या है, एक के पहाड़ा में यह भी है, एक के पहाड़ा में यह भी है, अर्थात यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब 1 कॉमन होता है तो इसमें नो चेंजिंग, ठीक है। 1 के अलावा जब कोई दूसरा संख्या कॉमन होगा तो उसमें चेंज होगा, जैसे यहाँ पे चेंज हुआ है, 6 है तो 2 हो गया है, 9 है तो 3 हो गया है। लेकिन 1 जब कॉमन होगा तो नो चेंजिंग, जो यहाँ पे है ना वहीं लिख दिया जाएगा, यहाँ पे नो चेंजिंग, ठीक है। अब देखिए
फिर अब कॉमन करेंगे, अभी भी दो ही पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है ना। प्लस टर्म को बांटता है, ये भी याद रखिए, प्लस और माइनस टर्म को बांटता है। तो यहाँ पे प्लस है तो इधर वाला एक टर्म, इधर वाला एक टर्म, दो टर्म है, दोनों टर्म में देखिए ना 2 - 3 या 2 - 3 कॉमन है, तो 2 - 3 यहाँ पे कॉमन कर देंगे, ठीक है। अब बच गया यहाँ पे, जब यह निकल कर बाहर आ गया तो यहाँ पे 3y बच गया, यह बाहर निकल गया तो +1 बच गया, यहाँ पे 0 है तो 0 लेकर चलेंगे, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे है टर्म, एक यहाँ पे टर्म है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए शून्यक निकालना है हम लोगों को। यदि इसको आप कैंसिल कीजिएगा, इसको यदि आप कैंसिल करते हैं तो 2y - 3 बराबर 0 बचेगा ना, उसी को लिख देते हैं। तो लिखा जाता है जब 2y - 3 बराबर 0 या 2y बराबर, देखिए माइनस है ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, या y बराबर हो जाएगा 3/2। फिर लिखेंगे जब, देखिए ना अभी तो इसको फिलहाल में डिलीट किए थे, ख़त्म किए थे, अब की बार इसको ओपन कर देना, इसको डिलीट कर देना। तो जब इसको डिलीट कीजिएगा तो देखिए तो क्या बच गया है, 3y + 1 बराबर 0 बच गया है। तो 3y बराबर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, या y बराबर -1/3 हो जाएगा। इसलिए y का वैल्यू आ गया है बच्चों 3/2 और -1/3, यही आपका आंसर आ गया। इसमें देखिए जितना भी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं ना, सब अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग याद करके रखिएगा, ऐसा नहीं कि इसी को रट लीजिए कि यही आएगा, ऐसा ही मैं बात नहीं बोल रहा हूँ। इसके आधार पे आ सकता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। तो इतना मेरे साथ टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। तो इसका क्लास का नाम है द बेस्ट कॉन्सेप्ट। क्या नाम है बच्चों? द बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। यह मेरा नया चैनल है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।